आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ 30 एमसीक्यू। सभी के आंसर हम यहीं डिस्कस करने वाले हैं। चाहे तो आप कागज कलम लेकर बैठ सकते हैं, अपने अपने आंसर्स फटाफट फटाफट लिख सकते हैं। हाथ के आते हम आंसर डिस्कस करेंगे तो खुद को नंबर भी दिए जा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ज्योतिष का क्या अर्थ है? भाई ज्योतिष का क्या अर्थ हो सकता है? ग्रहों का अध्ययन, ज्योति का शास्त्र, पूजा विधि या वेद पाठ। आप सभी ने अपना आंसर लिख लिया होगा, मैं आंसर बता रही हूं। आंसर है ज्योति का शास्त्र। भाई ज्योतिष का क्या अर्थ है? ज्योतिष का अर्थ है ज्योति का शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? आप सभी अपना उत्तर लिख लीजिए। व्याकरण कहा जाता है, छंद कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है या कल्प कहा जाता है? आंसर आ रहा है ज्योतिष शास्त्र। यानी कि सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है, ज्योतिष शास्त्र किस पर आधारित है? ज्योतिष शास्त्र किस पर आधारित है? आप चाहें तो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो। ज्योतिष शास्त्र किस पर आधारित है? पुराणों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर या स्मृतियों पर? एग्जैक्ट इसका जो आंसर आता है वो आता है ज्योतिष शास्त्र वेदों पर आधारित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के कितने अंग माने गए हैं? वेदों के कितने अंग हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 है? कितने अंग माने गए हैं? तो वेदों के हैं 6 अंग। वेदों के 6 अंग है, ज्योतिष शास्त्र भी उसमें से एक है एक्चुअली। वेदों की उच्चारण पद्धति किस अंग में मिलती है? अब यहां से बड़े ध्यान से समझिएगा। वेदों की उच्चारण पद्धति हमें किस अंग में मिलती है? शिक्षा में मिलती है, छंद में मिलती है, निरुक्त में मिलती है, ज्योतिष में मिलती है? तो आंसर आ रहा है हमारा शिक्षा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि शिक्षा में हमें वेदों के उच्चारण की सही शिक्षा मिलती है। ठीक है, देख सही। शिक्षा को वेदों का क्या कहा जाता है? इस पे भी प्रश्न आ जाते हैं। भाई आंख कहा जाता है, नाक कहा जाता है, पैर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो शिक्षा को वेदों का क्या कहा जाता है? हाथ, मुख, नाक या कान? सही जवाब है, शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता है। भाई शिक्षा, इसमें वेदों के उच्चारण की सही शिक्षा मिलती है और इस अंग को वेदों की नाक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की गति, अब यहां पर ना ये गलत है, यहां पर इसको काट के पहले प्रश्न को ठीक कर लीजिए। ये गति नहीं है, यहां पर है वेदों की जाति और मंत्रों की जगह यहां पे है भेदों। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इसमें गलत टाइप है। तो वेदों की जाति और भेदों का वर्णन किस अंग में किया जाता है? सही जवाब दीजिए। कल्प में, छंद में, व्याकरण में या ज्योतिष में? वेदों की जाति और भेदों का वर्णन किया जाता है किसके अंतर्गत? छंद के अंतर्गत। आंसर है हमारा छंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छंद को वेदों का क्या कहा जाता है? वही अंगों की बात आ गई कि छंद को वेदों का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है, पैर कहा जाता है, कान या नेत्र? सही जवाब है, छंद को वेदों के पैर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ और नियम किस अंग में मिलते हैं? शब्दों के अर्थ और नियम किस अंग में मिलते हैं? निरुक्त में, व्याकरण में, शिक्षा में या छंद में? तो सही जवाब आ रहा है व्याकरण। भाई इस व्याकरण अंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इस अंग में वेदों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ और जो नियम है वो मिलते हैं। और अब आगे क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड लगभग। तो व्याकरण को वेदों का क्या कहा जाता है? व्याकरण को वेदों का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैदिक शब्दों का कोश किसे कहा जाता है? अब मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग सामने से देख सकते हैं। वैदिक शब्दों का कोश किसे कहा जाता है? तो आंसर आ रहा है हमारा निरुक्त को कहा जाता है। ठीक है, ये वैदिक शब्दों का कोश है और इसे वेदों के क्या कहा जाता है? निरुक्त को वेदों का क्या कहा जाता है? निरुक्त को वेदों के कान कहा जाता है। निरुक्त को वेदों के कान कहा जाता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ करने की विधि किस अंग में बताई गई है? यज्ञ करने की विधि किस अंग में बताई गई है? आंसर आ रहा है हमारा कल्प। आंसर है हमारा कल्प। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। कल्प, कल्प को वेदों का क्या कहा जाता है? कल्प को वेदों का क्या कहा जाता है? हाथ कहा जाता है, नेत्र कहा जाता है, कान या पैर? कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है। आंसर आ रहा है हाथ। कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य और चंद्रमा का अध्ययन किस अंग में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो ये है उत्तर ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योतिष को वेदों का क्या कहा जाता है? ज्योतिष को वेदों का क्या कहा जाता है? हाथ, नेत्र, पैर या मुख? तो आंसर आ रहा है ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा जाता है।
ज्योतिष को वेदों की आंख या नेत्र चक्षु, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष की मुख्य शाखा कौन सी है? अब यहाँ से हमारे दूसरी टाइप के प्रश्न शुरू हुए। ये तो हो गए वेदों के अंगों पे प्रश्न। अब आ जाइए वेदों की जो वैदिक ज्योतिष है उसकी प्रमुख शाखाओं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो अब बताइए वैदिक ज्योतिष की प्रमुख शाखा इनमें से कौन सी है? शिक्षा शास्त्र, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सिद्धांत शास्त्र, निरुक्त शास्त्र या छंद शास्त्र? जल्दी से सोच लीजिए अपना आंसर। आंसर आता है सिद्धांत शास्त्र। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष की मुख्य शाखा कौन सी है? इन चारों में से अगर हम देखते हैं तो है सिद्धांत शास्त्र। इनकी मुख्य शाखाएं और भी बता देती हूँ। मुख्य शाखाएं हैं हमारी सिद्धांत शास्त्र, फलित या होरा शास्त्र, संहिता या मैदनी शास्त्र। तीन हमें शाखाएं लिखवाई गई हैं। वैदिक ज्योतिष की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हुई? सिद्धांत शास्त्र, फलित या होरा शास्त्र, संहिता या मैदनी शास्त्र। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। होरा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? भाई देश का भविष्य, व्यक्तिगत जीवन, यज्ञ विधि या छंद? होरा शास्त्र में आंसर आता है हमारा व्यक्तिगत जीवन। होरा शास्त्र में व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस शास्त्र में व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संहिता शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत जीवन पे होता है ये, पारिवारिक संस्कार या फिर सामूहिक घटनाएं या शब्दों के अर्थ? तो उत्तर आ रहा है हमारा सामूहिक अध्ययन। संहिता शास्त्र में होता है सामूहिक घटनाओं का अध्ययन। भाई इस शास्त्र में सामूहिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात भूकंप आएगा, युद्ध होगा, इस तरह की चीजें आती हैं। और इस शास्त्र में किसी देश पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा ग्रहों वगैरह का, उसका भी अध्ययन हम करते हैं। शगुन शास्त्र किससे संबंधित है? अब यहाँ पर आते हैं थोड़े कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन। शगुन शास्त्र तो ऑब्वियसली बात है कि शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताते हैं, तो शुभ और अशुभ संकेत आ गया। जीवन में सुख दुख के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? जीवन में सुख दुख के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? वंश, वस्त्र है, वंशानुक्रम है, धन है या भोजन है? सो उत्तर आता है हमारा वंशानुक्रम। इसको पढ़ लेते हैं। व्यक्ति के जन्म जिस परिवार में, जाति में, कुटुंब में हो, उसके नैसर्गिक गुण उसमें आ जाते हैं, और इसी प्रकार माता पिता के गुण दोष भी संतान में आ जाते हैं। अब आपके गुण दोषों का आपके जीवन के सुख दुख में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो इसमें आ जाता है। एक प्रश्न आया था हमारा, जो अध्यापक ने लिखवाया था, हमारी ज्योतिष शास्त्र जीवन में आने वाली अच्छाई एवं बुराई के 4 प्रमुख कारण मानता है। ठीक है, और उन कारणों को हमें बताना है। तो एग्जैक्ट डायरेक्ट तो प्रश्न नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हम इन चारों में से इसे मैच कराएंगे, सुख दुख के प्रमुख कारणों में से, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत करेक्ट नहीं लग रहा है। बेसिकली ChatGPT ने बनाया है, इसको थोड़ा सा काट ही दीजिए। देखो वंशानुक्रम को हम समझ लेते हैं बेसिकली कि व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति का जो जन्म होता है ना, जिस भी परिवार में होगा, जिस भी जाति में होगा, जिस भी कुटुंब में होगा, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर गुण दोष उस परिवार के आ जाते हैं, अपने माता पिता के गुण दोष, जो भी परिवार के मेंबर्स हैं उनके गुण दोष बच्चे में आ जाते हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जीवन की अच्छाई और बुराई होना चाहिए सुख दुख की जगह। जीवन में आने वाली अच्छाई और बुराई है ना, जीवन में अच्छाई और बुराई के जो प्रमुख कारण है वो होने चाहिए। व्यक्ति के अंदर अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, उसका कारण उसका वंशानुक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को आप अपने अपने करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। व्यक्ति के गुण किससे प्रभावित होते हैं? वंशानुक्रम से। अभी अभी हमने बात करी, व्यक्ति के गुण किससे प्रभावित होते हैं? वंशानुक्रम से। क्या भाई मान लीजिए कि किसी के पिता जो है बड़े खराब नेचर के, तो बहुत संभव है कि बच्चे का नेचर भी वैसा हो सकता है। किसी के बहुत परोपकारी हैं, अच्छे हैं, सद्गुणी हैं, तो बच्चा भी वैसा ही हो सकता है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? आपका व्यवहार कैसा है सबके साथ? आभूषण से, क्या मैं जेवर पहनूंगी उससे मेरे व्यवहार में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। रंग से, मैं गोरी हूं, काली हूं, तो मेरे व्यवहार पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। भाषा से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण से। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, व्यक्ति के आसपास का जो माहौल होता है, जो उसकी संगत होती है, वो जैसी होती है, व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का फल किसे मिलता है? परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, या फिर गुरु को मिलता है? तो भाई कर्म का फल मिलता है आपको खुद को। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिल जाएगा, है ना। व्यक्ति चाहे शारीरिक रूप से कुछ भी करे या मन से कुछ भी सोचे, सब कुछ कर्म की श्रेणी में आता है और उसका फल उसे मिलेगा ही। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, हर काल का व्यक्ति पर क्या होता है? तो हर काल का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। काल वाले पॉइंट में हमने लिखा कि हर काल का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा ही। चलिए आगे आते हैं। कुछ राशियों से रिलेटेड प्रश्न है। राशियां कुल कितनी होती हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आराम से बन जाएगा। राशियां होती है कुल 12। नाम पढ़ लेते हैं एक बार। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इनमें से कौन सी राशि है? तो अब आराम से आपको पता चल जाएगा इनमें से राशि का नाम कौन सा है। उत्तर आता है मेष। बाकी तो तीनों ये नक्षत्र हैं। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राशि नहीं है?
मिथुन राशि है, कर्क राशि है, मकर राशि है, पर अनुराधा जो है वो कोई राशि नहीं है। ठीक है, तो अनुराधा इसका आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, मीन किस श्रेणी में आती है? मीन क्या है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन ये है राशि। उत्तर होता है हमारा यहाँ पर ये है राशि। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।